तो प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है वो फुल स्टॉप उसमें कब लगेगा? 14 अगस्त जब विधानसभा की कार्रवाई यहां पर शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अगर हम जैसलमेर में देखें, वहां पर भी विधायकों की मौजूदगी है। जिस तरह से सब एकजुट है, बाड़ेबंदी नजर आ रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ही जयपुर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बसपा विधायकों के विलय को लेकर जरूर मामला है जो हाईकोर्ट में भी है और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर की गई है। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हेमंत नाहटा जी हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी नेता पुनीत कर्नावत जी भी हमारे साथ हैं। पुनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हेमंत जी, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। देखिए, जब शुरुआत हुई इस पूरे घटनाक्रम की, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, उससे पहले नोटिस की बात करें, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात करें, हर पहलू पर चर्चा आपसे हुई है। अब ये जो लड़ाई जारी है कोर्ट के अंदर की, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करना मदन दिलावर का, क्या होगा अब आगे? क्या आगे इनके सामने रास्ते खुले हुए हैं? और ये जो एसएलपी दायर की गई है, उसके बाद अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है इनकी? देखिए, कोर्ट केसेस में कोई प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से देखें तो आज मदन दिलावर जी का केस ये है कि उन्होंने एक स्टे एप्लीकेशन लगाई जो ऑनरेबल सिंगल बेंच ने और ऑनरेबल डिविजनल बेंच ने एक्सेप्ट नहीं की। तो उनका ये रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि साहब, मैटर इतना अर्जेंट नेचर का है कि अगर हमारे को इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया तो अपूर्णीय क्षति होगी। यदि 6 बसपा विधायक जो कि दल बदल के आरोपी है, अगर 14 तारीख को शक्ति परीक्षण होता है और वो कांग्रेसी विधायकों के रूप में वोट डालते हैं, तो ये आम जानकारी का विषय है कि नंबर गेम बड़ा टाइट पोजीशन पे चल रहा है जी। या तो श्री अशोक गहलोत के ग्रुप के पास में 102 विधायक होने बताए जा रहे हैं, उसमें ये 6 शामिल है। अगर ये 6 कम हो जाते हैं तो एक विकट परिस्थिति श्री गहलोत के लिए उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में ये निर्धारण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या है कि जो सरकार है वो मेजोरिटी की होनी चाहिए, और मेजोरिटी जो है वो रियलिस्टिक और फैक्चुअल होनी चाहिए। एक मैनिपुलेटेड मेजोरिटी नहीं हो सकती। आज जो ये 6 दल बदल करके जो गए हैं, ये एक आर्टिफिशियल मेजोरिटी को इंडिकेट करेंगे अगर ये साबित हो जाता है कि ये दल बदलू है। तो अर्जेंसी के हिसाब से एक बहुत बड़ी सिचुएशन आज पूरे राजस्थान के सामने खड़ी हुई है कि क्या राजस्थान में वर्तमान में चल रही सरकार संवैधानिक रूप से शासन करने के योग्य है अथवा नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होने के कारण ही मदन दिलावर ग्रुप ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इन्वोक किया है, और ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि इसको अर्जेंट सुना जाए, और या तो इनको निर्देश दिए जाएं राजस्थान हाई कोर्ट की ऑनरेबल सिंगल बेंच को और डबल बेंच को, जैसी भी परिस्थिति हो, और या फिर उनकी प्रेयर ये भी हो सकती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अर्जेंसी को देखते हुए इस मामले का निस्तारण स्वयं करे। बिल्कुल। लेकिन हेमंत जी, एक और बात है कि अर्जेंसी की बात कही जा रही है, और हमने इस मामले में देखा है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तुरंत सुनवाई इस मामले को लेकर हुई। अब जबकि 14 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और सबसे अहम फ्लोर टेस्ट ही हो जाता है इसमें कि क्या ये विधायक कांग्रेस की तरफ से वोट कास्ट करते हैं या नहीं, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया है। अब ऐसे में क्या नजर आता है कि ये इससे प्रायोरिटी में लिया जाएगा और 14 के पहले ही इस पर कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा ताकि तस्वीर साफ हो सके, वरना संशय की स्थिति तो बनी ही रहेगी। बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, हमारा जो समाज है इसके अंदर एक विधि के शासन की अवधारणा, रूल ऑफ लॉ की कल्पना की गई है कि जो पूरी सोसाइटी है एक लॉ से कंट्रोल्ड है, और जो भी कुछ होगा वो लॉफुल और लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के तहत होगा। अगर सरकार बहुमत में नहीं है तो फिर उसे सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए और ये मानते हुए कि 6 जो विधायक थे ये बसपा के टिकट से जीते, एंड वन फाइन मॉर्निंग वो कांग्रेसी विधायक के रूप में जाने लगे, और वो भी जबकि स्पीकर महोदय के समक्ष कोई याचिका ही उपस्थित नहीं थी। तो बिना किसी याचिका के, बिना किसी कॉज ऑफ एक्शन के, बिना जुरिस्डिक्शन प्राप्त किए
जो लोक मत था, जो जनमत था, उसको एक ऑर्डर लिखकर बदल दिया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़े संकट की स्थिति है कि जनता जिनको चुनकर भेजती है, तो बहुत बड़ा विधिक प्रश्न यह है कि क्या स्पीकर महोदय को यह अधिकार है कि जनता के निर्णय को वो बदल दें। तो इस सारी बिंदु का निस्तारण होगा, तभी ये तय होगा कि ये 6 विधायक किस पार्टी के रहे। पहले इनकी पेरेंटेज, इनका पितृत्व तय होना जरूरी है कि ये बसपा के विधायक हैं या ये कांग्रेस के विधायक हैं, और उसी हिसाब से वो वोटिंग करें। मेरे ख्याल से एक स्वस्थ प्रजातंत्र की आवश्यकता भी यही है कि जो लोग सदन के सदस्य हैं वो उसमें बैठने लायक तो हों। अगर वो बैठने लायक ही नहीं है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और अगर वो बैठने लायक है तो उनको सह सम्मान अंदर विराजमान करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अर्जेंसी टॉप मोस्ट है। और मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार की सिचुएशन आज राजस्थान में खड़ी है, देखिए, अगर फ्लोर टेस्ट में गहलोत साहब की सरकार पास नहीं हो पाती है तो उसके अगले ही क्षण से बहुत विकट परिस्थिति राजस्थान में बनने वाली है, जो किसी भी दिशा में जा सकती है जैसी भी सिचुएशन होगी। तो मेरे को लगता है कि एक स्वस्थ सरकार, एक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अगर बहुमत में है तो वो अपना कार्यकाल पूरा करे, और अगर बहुमत में नहीं है तो बहुत ज्यादा उसके लिए एक बहुत भारी प्रयास करके ये बाड़ेबंदी और इस तरह की कार्यवाही ना करके उनको मान लेना चाहिए कि भाई हम मेजोरिटी में नहीं है। हाँ, लेकिन हेमंत, बिल्कुल हेमंत जी, दोनों परिस्थिति है, लेकिन कोई मानेगा कैसे? और यही वजह है कि पिछले 1 महीने से देखें कि लगातार बाड़ेबंदी हो रही है, सवाल भले ही लाख उठाए जा रहे हों, खरीद फरोख्त की बात बार बार आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि कोशिश की जा रही है, और इसलिए इन सबको एकजुट रखा गया है। और जिस तरह से 6 बसपा विधायकों की बात है, इस स्थिति में, इस स्टेज में बहुत ही अहम हो जाते हैं कि ये कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेस के हैं, और ये वोट कास्ट करें, क्योंकि एक एक विधायक अभी कितना इंपॉर्टेंट रख रहा है ये समझा जा सकता है जब तक कि विधानसभा सत्र और फ्लोर टेस्ट यहाँ पर नहीं हो जाता। लेकिन हेमंत जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर मेजॉरिटी नहीं, इन्हें मान लेना चाहिए, जो कि ये मानेंगे नहीं, ये फ्लोर टेस्ट होगा और इसलिए एक एक विधायक को एकजुट करके रखा गया है। दूसरी तरफ जिन 6 विधायकों की विलय, कांग्रेस में विलय की बात यहां पर की जा रही है, उसके खिलाफ यहां पर यह एसएलपी दायर की गई है। अगर फैसला आ भी जाता है, इनके पक्ष में नहीं आता है और इनको नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि पैरेंटल पता तो चले कि किस पार्टी के हैं, जीत के किसी और से आते हैं, फिर किसी और में शामिल हो जाते हैं, आगे स्थिति क्या होगी फैसला आने पर? अगर इनके खिलाफ आता है तो फिर क्या ये वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या काउंटिंग में विधायक रहेंगे? कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है संविधान के अंतर्गत? बहुत आपने जटिल प्रश्न बहुत आसान तरीके से पूछ लिया है। एक्चुअली इसमें 2-3 पहलू शामिल है, एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं। पहली बात यह है कि जो स्पीकर महोदय हैं वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सोल अथॉरिटी है इस बिंदु को डिसाइड करने के लिए कि क्या कोई विधायक दल बदल के कारण सदन की सदस्यता से अयोग्य हो गया है। तो जो 10वीं अनुसूची का पैरा 6(1) है उसमें यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष महोदय को है। लेकिन इस केस में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि पैरा 6 के अंदर जो अधिकार प्राप्त है वो एक क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में विराजमान होते हैं स्पीकर साहब, और तभी उनको वो शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी चुने गए एमएलए का दल ए से बी करने की पावर काम में लेके और पार्टी पोजीशन है उसको चेंज कर दें। लेकिन इस केस में एक अद्भुत चीज ये हुई है जो कि अप्रत्याशित अभूतपूर्व किस्म की है कि कोई पिटीशन स्पीकर साहब के सामने नहीं थी। तो जब उनके सामने पिटीशन नहीं थी तो उनको ये अधिकार भी उत्पन्न नहीं हुआ कि वो किसी विधायक की पार्टी पोजीशन चेंज कर दें। जब उन्होंने उनको जो करना चाहिए था, जो संविधान ने ये जो नैतिक जिम्मेदारी, ये जो पवित्र दायित्व स्पीकर साहब को सौंपा है, वो उनको पार्टी के लेवल से ऊपर उठ के करना चाहिए था। तो जब उनके सामने वो लोग आए उस टाइम वो आदेश पारित करने की स्थिति नहीं थी। अब चूंकि आदेश वो पारित कर चुके हैं कि उन्होंने कह दिया ये मर्जर सही है, तो अब कोई दल बदल याचिका निर्धारण करने के लिए बाकी नहीं बची है। जो मदद दिलावर ग्रुप जिस पॉइंट को कंटेस्ट कर रहे हैं वो उनकी मेरी निगाह में एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, क्योंकि याचिका निर्धारण करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। स्पीकर साहब तो खुद आदेश दे चुके हैं। तो अब यह चीज, यह विवाद
अब न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि राजेंद्र सिंह राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 बीएसपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई स्वयं कर दिया। उन्होंने कहा अब इसको वापस भेजने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर 4 साल हो चुके थे और वो उसको ड्रैग कर रहे थे। जैसे इस केस में मदन दिलावर जी की याचिका 20 मार्च को फाइल हुई जी। और 23 जुलाई तक उसका फैसला नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले 3 महीने में निर्धारित कर दिए जाने चाहिए। इसके आगे की एक स्थिति मैं आपको और बताता हूं कि अगर मदन दिलावर जी की याचिका में कोई टेक्निकल कमी थी, कोई उसमें प्रोसीजरल डिफेक्ट था, तो उसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ तय कर रखा है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं देखे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल याचिका पेश करके वापस भी ले लेता है जी, तो भी स्पीकर साहब को डिसाइड करना है, क्योंकि उनकी निगाह में ये तथ्य ला दिया गया है कि कुछ सदस्य सदन में ऐसे बैठे हुए हैं जो कि दल बदल कर चुके हैं, तो अब उनको निर्धारित करना चाहिए। अब वो उसको निर्धारित नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें एक योजना की तरफ इशारा कर रही हैं जी। तो कानूनी प्रावधानों का जो उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही संभव है, और जैसा भी जिसको सुविधा होती है वो निश्चित रूप से उस रास्ते को अपनाता है। बिल्कुल, और वो वैसे ही इस्तेमाल भी हो रहा है, और इसलिए अब कोर्ट तक की लड़ाई पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। चर्चा इस पर हम आगे जारी रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा इस पर जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। एक तरफ तो एसएलपी दायर की गई है मदन दिलावर की तरफ से, दूसरी तरफ प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर राहुल गांधी से आज मुलाकात सचिन पायलट कर सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता पुनीत कर्नावत जी हैं, साथ ही हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। पुनीत जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। बीजेपी का इस मामले से लेना देना नहीं, शुरुआत से अभी तक आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अब इस खबर के बाद कि आज राहुल गांधी से मुलाकात सचिन पायलट कर सकते हैं, आश्चर्यचकित बीजेपी भी है। क्या स्टैंड है बीजेपी का इसे लेकर? क्योंकि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि इनका अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ सरकार को बचाने की कोशिश जारी है, तो बीजेपी भी तैयारी कर रही है कि अगर मौका मिलता है तो सरकार बनाए। राहुल गांधी जी से आज सचिन पायलट मुलाकात करेंगे, ऐसा मीडिया में समाचार चल रहा है। अगर ये समाचार सही है तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। ये निर्णय पार्टी को, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का अंतर्कलह उत्पन्न हुआ था, उसमें केंद्रीय आला कमान को ये निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था। सोनिया जी, राहुल जी को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो स्थिति बनी है उसमें इसका कोई फ़ायदा कांग्रेस को मिलना नहीं है, क्योंकि जो मनमुटाव इतना गहरा हो गया है, जिसमें अपने ही उप मुख्यमंत्री और उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगाना, उन्हें सार्वजनिक रूप से निकम्मा नकारा बताना, और फिर कल भी विधायक दल की बैठक में शांति धारीवाल जी, जो कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं, उनका ये कहना कि इन लोगों को किसी भी स्थिति में कांग्रेस में वापस नहीं लेना चाहिए। ये सब बताता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह कितना गहरा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास कितना गहरा है, एक दूसरे से मतभेद और मनभेद कितने गहरे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सब कार्रवाई बहुत पहले होती तो राजस्थान, जो पिछले 1 महीने से बिना सरकार के चल रहा है, इस कोरोना संकट से जूझ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी खराब हो चुकी है, जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान की जनता को भोगनी पड़ रही है वो नहीं भोगनी। लेकिन पुनीत जी, देर आए दुरुस्त आए, ये भी तो हो सकता है, वरना तो ये तो चलता ही रहेगा। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है, देरी ही सही। कांग्रेस अपने अंतर्कलह को समाप्त कर हाँ। और राजस्थान के अंदर ठीक ढंग से सरकार चलाए तो अच्छी बात है, लेकिन पिछले 18 महीनों का इतिहास बता रहा है कि कांग्रेस इस बार सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाली सरकार के रूप में नजर आ रही है। किसी भी प्रकार का कोई समन्वय, किसी भी प्रकार का कोई विजन, किसी भी प्रकार की कोई जन कल्याणकारी नीति, किसी भी प्रकार का कोई राजस्थान के विकास की दृष्टि से उठाए हुए कदम इन 18 महीनों में राजस्थान की जनता को नजर नहीं आए। और जिस प्रकार का मनमुटाव
उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में चला, उसका दुष्परिणाम हम यानी आप सबने ये देखा कह रहे है। हैं कि ये जो राजनीतिक उठापटक पिछले 2 महीने से चल रही है, आप जिक्र पूरे 18 महीने को कर रहे हैं, यानी कि सरकार जब से बनी तब से जनता के हित में कोई काम नहीं हुए, ये आरोप आप लगा रहे हैं, यानी बीजेपी की तरफ से। स्वर्णिम जी मैं जरा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ। ये हम सब ने देखा है। ठीक है, तो जरा जवाब भी हम ले लेते हैं। स्वर्णिम जी, ये सिर्फ 2 महीने की बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने में ठीक है सरकार बचाने की कवायद है, बहुत उठापटक जारी है, लेकिन पिछले 18 महीनों का जिक्र यहाँ पर पुनीत जी कर रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुए। देखिए पुनीत जी शायद अपनी पार्टी से जो प्रधानमंत्री हैं देश के, शायद उनके विचारों से सहमत नहीं लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भी आपदा प्रबंधन में काफ़ी तारीफ की थी, और राजस्थान मॉडल जो है आपदा प्रबंधन के लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी से जो लड़ने का जो हमने मॉडल तैयार किया, जिस प्रकार से प्रशासन ने लड़ाई लड़ी, उस मॉडल को तो पूरा देश अनुकरण कर रहा है। शायद ये भूल रहे हैं, और प्रधानमंत्री महोदय एक बार नहीं 2 बार इसको सार्वजनिक रूप से तारीफ भी कर चुके हैं। तो ये एक अलग बात है, चलिए इनकी ये विरोध करना है इनको, और ये मेरे को लग रहा है कि शायद ये अवसर तलाश रहे थे। और हम ये आरोप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से षड्यंत्र में शामिल है कि किस प्रकार से राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया जाए, ये बात तय है। क्योंकि आप देखें, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जब ये पकड़े जाते हैं कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके ऑडियो टेप्स हैं, जिनकी बातचीत सुनाई पड़ती है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए एक लंबी रकम देने की बात या इकट्ठी करने की वो बात कर रहे हैं, और वो गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद एक इनके बहुत बड़े नेता का नाम आता है, जिनके टेप्स आते हैं सामने, जो हमारे ही एक विधायक से चर्चा कर रहे हैं सरकार को गिराने से संबंधित, और उस चर्चा के बाद जब जांच होती है वो अपना वॉइस सैंपल देने से मना कर देते हैं। ये तो राजस्थान का घटनाक्रम है। इससे पहले आप देखें, उत्तराखंड से शुरू हुआ, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश होते हुए ये जो इनका खेल था, षड्यंत्र जो इन्होंने अपदस्थ करने का, गैर भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को अपदस्थ करने का जो षड्यंत्र आपने रचा, उसका अब ये राजस्थान की तरफ रुख किया था इनके केंद्रीय नेतृत्व ने। और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें, आप 72 विधायकों को लेकर के आप यहाँ पे सरकार बनाने के सपने संजो रहे थे। आपको जनमत की चिंता नहीं थी? क्या आपको जनमत दिया है जनता ने? आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का जनमत दिया था, लेकिन जिस सरकार को, जिस पार्टी को जनमत दिया, आप उसको अपदस्थ करने में लग गए, और आपके ही नेता जो हैं बार बार उनके नाम सामने आते हैं। तो ये एक लिंकेज जो है सारी जनता ने देखा। लेकिन स्वर्णिम जी, बिल्कुल ये बात आपकी भी मान लेते, लेकिन जो 19 विधायक बागी हो गए, जिनकी शिकायत मुख्यमंत्री से थी, जिनका कहना है कि उनके अपने काम नहीं हो रहे हैं, जो जनता को क्या जवाब वो देंगे, उनके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मंत्रालय भी दिया गया तो उनकी चलती नहीं है, ये तमाम शिकायतें, तो जब अपने ही विधायक इस तरह की शिकायतें करने लगेंगे तो बीजेपी को तो शय मिलेगी, उसको तो मौका मिलेगा ये सवाल उठाने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से कार्य किया जाता है। जो भी जिसकी भी बात है, जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ही नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता भी अगर है तो वो अपनी बात रख सकता है। हमारे यहाँ उचित फोरम है, हमारे यहाँ बैठक है, अगर आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाकर के बात कर सकते हैं, आप फोरम पे बात कर सकते हैं, पार्टी में अंदरूनी मीटिंग होती है, हमारे सम्मेलन होते हैं, आप बात करिए उस पर। लेकिन ये बात अगर होती या किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती तो 18 महीने तक जो है कोई व्यक्ति इंतजार नहीं करता है। और जो राजस्थान में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जनहित के जो निर्णय लिए सरकार ने, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हमने लड़ा था कलेक्टिव लीडरशिप के तहत, और यहाँ पे चुनाव लड़ा था राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और सरकार बनी, हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपनी मेहनत से यहाँ पे सरकार बनाई है। तो आज वो देख रहे हैं आप, सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि अगर आज सरकार, जो हमारी सरकार बहुमत में 102, 104 जितनी भी संख्या आप बताते हैं विधायक अगर यहाँ पे हैं, तो 19 विधायकों को उनके निर्णय को गलत बताने का अधिकार नहीं रह जाता। क्योंकि लोकतांत्रिक संस्था में कोई भी व्यक्ति जो है संस्था से बड़ा नहीं हो सकता, पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, पार्टी से लेकिन एक दो हो तो समझ में आता है, लेकिन एक एक करके पूरे 19 विधायक अलग हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं पार्टी से, सवाल पार्टी पर, सवाल नेतृत्व पर उठाए जाने लगते हैं। इसे कैसे देखें? दूसरा, फिर आज अभी जो मुलाकात की बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट मुलाकात कर सकते हैं, सवाल कई है इसे लेकर, लेकिन अब देर हो चुकी है, ये जरूर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हो सकता है कोई अवसर की तलाश हो, देर हो चुकी है, कोई इनकी कुछ चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है वो कांग्रेस में ही है, आज तो कांग्रेस में ही है। जब तक 14 तारीख को
पूरी बात स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कोई कांग्रेस छोड़ के चला गया। सबसे पहली चीज, मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे ठीक कह है, इसी चुके पर हैं पुनीत जी कुछ कि शेयर यदि हमारे साथी जो है बागी हुए हैं वापस लौट के आते हैं, आला कमान से बात करते हैं, आला कमान उनको अगर माफ कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। हाँ, हर ये स्तर पर मुख्यमंत्री हो ने भी चुका कल कहा है कि बिल्कुल। जो भी फैसला दिल्ली से लिया और जाएगा कांग्रेस वो वर्क- सबको मंजूर देखिए, होना चाहिए, कांग्रेस सब उस वर्किंग पर एग्री कमेटी करेंगे जो है हमारी जी। शीर्ष संस्था है आला कमान के बाद, वो लगातार इनके संपर्क में है। ठीक तो है। ये सारी बातें हो ठीक चुकी है, है। पुनीत जी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है अपने षड्यंत्र में पुनीत नाकाम जी। रही है, उनको जो कहना है कहें। कांग्रेस केंद्र से लेकर और प्रदेश तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में है। आज 13 जुलाई से जो संकट शुरू हुआ उसका आज तक इनके पास कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो किस दिशा में जाएगा इनको पता नहीं है। शशि थरूर जी ने कहा है कि दिशाहीन हो चुकी हुई पार्टी है, जिसके पास एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, वो पार्टी कैसे राजनीतिक संकटों का समाधान करेगी, ये हम सब राजस्थान में देख रहे हैं। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है कांग्रेस में, तो कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद है, लोकतंत्र नहीं है। मैं उस विषय पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन लोकतंत्र में असहमति का स्थान हमेशा होता है। एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री आपस में संवाद नहीं करते हो, आपस में बात नहीं करते हो, और राजस्थान की जनता उसको लगातार भुगत रही हो, ये बताता है कि किस प्रकार का लोकतंत्र कांग्रेस राजस्थान की कांग्रेस में चल रहा था। यहाँ जो भी स्थिति उत्पन्न हुई उसके लिए लगातार जितने कम से कम 6 मंत्रियों के बयान आप देखेंगे जिन्होंने कहा है कि उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। उन 6 मंत्रियों में से अभी कोई कौन छोड़कर गया है, कौन छोड़कर नहीं गया, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों की 18 महीनों में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही थी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही थी, आज वो सब डोर स्टेप फैसिलिटी बनी हुई है। पिछले 1 महीने में जितने बड़े ट्रांसफर्स राजस्थान ने देखे हैं, प्रशासनिक फेरबदल देखे हैं बिना किसी कारण के, वो ये दिखाते हैं कि अब विधायकों को बांधे रखने के लिए उनकी सही और गलत सब बातों को माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल और उठता है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, ये बार बार बात कही जा रही है और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ मदन दिलावर बसपा विधायकों को लेकर पहले तो एक्टिव नहीं थे, आप लोग पहले एक्टिव नहीं थे, लेकिन मार्च में राज्यसभा चुनाव से पहले 16 मार्च को वो दायर करते अपनी शिकायत यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि ये विलय गलत है। उसके बाद हाईकोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर की गई है। ये भी तो रणनीति बीजेपी की है। अगर गलत ही मान रहे तो जिस समय विलय हुआ उस समय सवाल उठ जाना चाहिए था, उस समय सामने आ जाना चाहिए था। पुनीत जी देखिए, 20 मार्च को मदन दिलावर जी ने इसके बारे में माननीय स्पीकर जी के समक्ष एक याचिका दायर कर दी। उससे पहले हो जाना चाहिए था, ये बात ठीक है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, उनको इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। हमें ये लगा कि ये राजस्थान की जनता के जनादेश से अलग जाकर कोई कृत्य किया गया है। उसके बारे में मदन दिलावर जी एक विधायक के नाते स्पीकर के समक्ष वो लेकर गए और उस याचिका पे किसी भी प्रकार का कोई निर्णय स्पीकर महोदय ने नहीं किया और फिर बिना सुने उन्हें अभी 23 जुलाई के आसपास उसके बारे में एक निर्णय किया। उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारा मसला है। हेमंत नाटा जी ने इसके बारे में बताया ही है कि किस तरह जी शायद ये भूल गए हैं कि ये यहाँ पे तो जनादेश जो बीएसपी को मिला उसकी बात करते हैं। जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला था ये भूल जाते हैं। जो 24 विधायकों के इस्तीफे हुए और आज जो शिवराज सिंह जी का मंत्रिमंडल है उसके आधे मंत्री वो हैं जो कांग्रेस से बागी होकर के इस्तीफा देकर के गए और अभी विधायक भी नहीं बने। बिना विधायक बने उनको किस मजबूरी में आपने मंत्री बनाया ये सबको पता है। केवल सरकार चलाने के लिए सत्ता लोलुपता के कारण आप उनको मंत्री बना करके आप बैठे हैं। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जब महाराष्ट्र में आपको जनादेश मिला, आप चुनाव हारे, आपकी सरकार चुनाव हारी, आपको जनता ने नकार दिया, आपने वहाँ पे रातों रात जो है 4 बजे शपथ दिलवाते हैं। शपथ दिलवाने के बाद आप बहुमत साबित नहीं कर पाते और इस्तीफा देते हैं। उसके बाद आप जो है कर्नाटक में आपने क्या किया, आपने येडुरप्पा जो है सरकार को वहाँ पे जो है मतलब येडुरप्पा जी को शपथ दिलाई, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट में मत विभाजन से जस्ट पहले आप इस्तीफा दे देते हैं। तो आपको जनमत की तो आपको कभी चिंता रही नहीं, मैंडेट को आपने कभी माना ही नहीं। गोवा में आपने क्या किया, कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 विधायक अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, तब आपको जनमत ध्यान नहीं आया। यहाँ पे पूरी तरह से जो हमारी चुनी हुई सरकार है इसको अपदस्थ करने, इसको अस्थिर करने, इसके षड्यंत्र में आप शामिल थे। यही कार्य आप कर रहे थे, इसलिए मदन दिलावर जी ने ये आरोप बार-बार लगते हैं और जब भी राजनीतिक तौर पर बातचीत होती है ये सवाल यहाँ पर उठते भी हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज वो कुछ भी कहें, पुराना उनका अगर आप बयान देखेंगे शुरुआत का, तो उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे बागियों के लिए खुले हुए हैं, जो हमारे बागी आज गए हुए हैं उनके लिए। देखिए, चलिए अभी आपने जो दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया, हेमंत जी का रुख करेंगे। ठीक है, स्वर्णिम जी, हेमंत नाहटा जी, देखिए अभी आपने भी ये बात उठाई थी, सवाल उठाए थे, और पहले भी कई बार हम चर्चा में ये बात उठा चुके हैं। अलग अलग राज्यों का जब जिक्र होता है, जब हम कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो क्या सभी राज्यों में अलग अलग तरह से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है? अब विलय की बात की जाती है, दल बदल की बात की जाती है, हम मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें या दूसरे राज्यों का जिक्र कर लें, सरकार मैंडेट किसी और को मिलता है, सरकार कोई और बना लेता है। आपको नहीं लगता कि इसमें भी अब कुछ ना कुछ सख्त कानून बनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, लॉ जो है अल्टीमेटली वो प्रिवेल करेगा, चाहे बीजेपी करे और चाहे कांग्रेस करे। ठीक है, लॉ को ही प्रिवेल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो एक ऐसा पहलू है, जो एक लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में और एक सिटीजन ऑफ राजस्थान के रूप में जी, हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे को उससे सबसे बड़ा कंसर्न है। मध्य प्रदेश, गोवा, येडियुरप्पा, ये सब कहानियां हैं जो उन लोगों के, जो उन सरकारों के द्वारा शासित लोग हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। राजस्थान की जनता के एंगल से देखा जाए तो एक पक्ष ऐसा है जो आप सब लोग मिक्स कर रहे हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जी, ये जो बाड़ाबंदी की कहानी है, चाहे बाड़ाबंदी जैसलमेर की है, फेयरमाउंट की है, मानेसर की है, चाहे सोमनाथ की है, ये घटना एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों के चरित्र के ऊपर बड़ा भारी लांछन आ गया है। इनको बाड़े में बंद इसलिए रखा जा रहा है कि कहीं कोई इनको कोई लालच दे और ये लालच के अंदर अपनी निष्ठा का सौदा न कर बैठे। तो ये इतना बड़ा चारित्रिक आक्षेप, इसको जो माननीय सदस्यगण इन बाड़ों में बंद हैं, ये उनके लिए भी विचारणीय विषय है और जनता के लिए भी विषय है कि क्या यही वो लोग हैं कि जिनको हमने इलेक्ट करके और हमारा सब कुछ, हमारा वोट और हमारा भविष्य इनके हाथों में इसलिए सौंपा कि कहीं किसी बड़ी मोटी रकम की लालच के अंदर ये कहीं अपनी निष्ठा का सौदा ना कर बैठे। तो जो लोग आज होटल्स में बंद हैं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आप आरोप लगाइए, एक पार्टी दूसरे पे लगाएगी और दूसरी तीसरे पे लगाएगी, लेकिन पब्लिक की ये बात भी देखी जानी चाहिए कि अगर एलिगेशन ये है कि 25 करोड़, 35 करोड़ या अनलिमिटेड कोटेशंस हैं, तो उन लोगों को सामने लाना चाहिए था कि जिनको ये कोटेशंस दिए गए, और फिर उनको एलानिया मैदान में खुला छोड़ देना चाहिए था कि ये हमारे इतने निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं कि चाहे आज तक एक मेरे को एक पुलिस अधिकारी ने एक बार ये बात कही थी कि वो टकसाल नहीं बनी आज तक कि जिसमें ऐसे सिक्के ढाले गए हों जो मेरी निष्ठा को खरीद सके। तो मैं अपेक्षा ये रखता हूं कि जो 100 विधायक या 20 विधायक जहां कहीं भी हैं, वो खुले में आ जाएं और वो ये कहें कि हाँ, हम खड़े हैं मैदान में, हमारे को कोई खरीद के बताए 25 करोड़ क्या 2500 करोड़ भी दे तो हमारी निष्ठा का सौदा नहीं कर सकते। हमारी अपेक्षा ये थी। लेकिन जो एक महीने से जो कुछ चल रहा है, चाहे उसको प्रजातंत्र पे हमले के रूप में कहानी सुनाई जाए, चाहे बीजेपी की सत्ता लोलुपता बताई जाए, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि प्रत्येक जन प्रतिनिधि के आचरण पे एक भयंकर आक्षेप लग गया है। चलिए सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। स्वर्णिम जी, आज राहुल गांधी के साथ मुलाकात सचिन पायलट की है, क्या डील हो सकती है? क्योंकि कुछ ना कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी से अगर मुलाकात कर रहे हैं, एक स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ जो सदस्य हैं लगातार बागी विधायकों के संपर्क में थे, उनसे बातचीत चल रही थी। बातचीत चलने होते होते किसी न किसी नतीजे पर जब पहुंचे हैं या कोई बात हुई है, तो जो भी निर्णय होगा वो स्वागत योग्य है। और हमारी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, यदि परिवार में वापस आते हैं तो ये इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, और इसके लिए इसको सबने स्वागत योग्य बताया है। ठीक है, सभी स्वागत योग्य बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इस फैसले का स्वागत करेगी पुनीत जी, क्योंकि अभी आपने कहा बहुत देर हो चुकी जो कुछ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पटाक्षेप तो उस पूरे घटनाक्रम का होना था। या फिर अब अगर ये डील हो जाती है, शर्तें मान ली जाती हैं, वापसी हो जाती है, तो बीजेपी अपने आप को फेल महसूस करेगी? बीजेपी को फेल क्यों महसूस करेगी? मैं नहीं समझ पाया आपके प्रश्न को।
जिस प्रकार से कांग्रेस में अंतर्कलह होकर अंतर्विभाजित हो चुकी है कांग्रेस, वो किसी भी समझौते पर पहुंच जाए, उसकी इनर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को जो जनादेश मिला उसका कांग्रेस ने स्वयं ही अपमान किया और राजस्थान की जनता को पिछले लेकिन 30 पुनीत दिनों जी, से बीजेपी भी जिस तो ये प्रकार- चाह रही नहीं कि खत्म हो जाए जल्दी, ये सब खत्म हो ताकि जनता के काम हो सके। बार बार आप लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, तो अच्छा है कोई भी रास्ता अपनाइए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। कांग्रेस अपनी समस्याओं का समाधान कर ले और राजस्थान की जनता की सेवा करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाएगा जितनी देरी, जितना वक्त लग चुका है। जिस चलिए, प्रकार इंतजार से ही करते मुख्यमंत्री हैं। जी ने बार ठीक बार सचिन पायलट जी के बारे में कहा है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई स्थिति रह गई है जिसके अंदर वो चलिए, आप वक्त अब तक क्योंकि अवसर खत्म हो तलाश चुका रहे है। हैं, बहुत अवसर शुक्रिया, समाप्त। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम है और इंतजार भी है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात होती है, क्या रास्ता निकाला जाता है, क्या डील होती है, क्या शर्तें रखी जाती है और क्या वाकई में अब वापसी कर पाएंगे सचिन पायलट, क्योंकि बहुत आगे का रास्ता उन्होंने नाप लिया है। और ऐसे में इंतजार सभी को है कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है और जो भी फैसला आलाकमान लेता है, क्या सभी विधायकों को जो कि जैसलमेर में बाड़ेबंदी में मौजूद है, क्या उन्हें मंजूर होगा। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था आलाकमान जो फैसला लेगा सभी को मानना होगा। तो ऐसा में इंतजार इस मुलाकात को लेकर जरूर है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।